आज जो है हम चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। ये क्लास 12 का जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो हम क्लास 12 में जो फर्स्ट यूनिट है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम वैसे चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं जो चार्ज किस कंडीशन में हो, रेस्ट में, इसमें हो रेस्ट में। तो जब भी चार्ज आपका रेस्ट में रहता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी करेंगे वो सारे किसमें आएंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें लिखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics. Electrostatics is the branch of physics in which we study about the charge property which is at rest. जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहता है उस कंडीशन में जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे चार्ज की तो किस ब्रांच में पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पीटीआर क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। पीटीआर का मतलब है पॉइंट्स टू रिमेंबर। अभी हमने आपको क्या बताया कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कौन से ब्रांच में पढ़ेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहाँ पे मूल पॉइंट करने वाली क्या बात है कि चार्ज जो है हमारा चार्ज, जब ये चार्ज आपका रेस्ट में रहता है, किसमें रहता है? एट रेस्ट में रहता है, तो ये अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज रेस्ट में है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही चार्ज जब मोशन करता है तो मोशन कैसा होता है आपका? यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तो ये अगर मोशन इसका यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी इस कंडीशन में जो आपका चार्ज है, क्या है? चार्ज है, ये मोशन करेगा। क्या करेगा? मोशन। कैसा मोशन करेगा? यूनिफॉर्म मोशन। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है? उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। यानी आपका चार्ज जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो, क्या हो? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन हो, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो। क्या हो? जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है ये अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज इसमें हो, मोशन हो, लेकिन मोशन कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। और यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल है और वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस केस में अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और जब रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब मोशन करेगा कैसा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, तो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब यही आपका जो मोशन करेगा, क्या करेगा? मोशन, लेकिन इसका मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है मतलब कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, मतलब अब एक्सेलरेशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि मोशन कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। तो इस केस में जो चार्ज है वो चारों तरफ प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखो सबसे पहले हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट में रहता है और उस समय उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं वो सारा किस ब्रांच में आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और हमने क्या बताया अभी कि चार्ज के तीन कंडीशन हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट में रह सकता है, या तो वो मोशन कर सकता है, दो ही केस बनता है। और मोशन में आपका यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है। तो यदि चार्ज पार्टिकल आपका रेस्ट में है तो चारों तरफ अपने क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वही चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करता है, कैसा मोशन? यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो यूनिफॉर्म मोशन में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहेगी, यानी कि चार्ज पार्टिकल आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो जब एक्सेलरेशन जीरो तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और यही चार्ज पार्टिकल जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, मोशन कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आगे चैप्टर में नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे हम जो बात करते हैं ध्यान से देखिए। अब जरा हम बात कर लेते हैं एटम्स। किसकी बात करते हैं? एटम। एटम की बात करते हैं। तो एटम जो होता है, एटम्स में के अंदर क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। और इसको बोलते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूट्रॉन होता है, प्लस क्या होता है? प्रोटॉन रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट होता है सेल्स, इसमें क्या मूव करता है?
इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन, तीन चीज है इसमें। तो अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, इसकी बात करूं न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, जीरो, क्योंकि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल। इस न्यूट्रल पार्टिकल जो होता है इस पे चार्ज की वैल्यू क्या होता है, जीरो, यानी चार्ज ऑन न्यूट्रल पार्टिकल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। चार्ज में क्या होता है, 10 बड़ा क्या होता है, कूलम। तो अगर चार्ज ऑन पार्टिकल जो कितना हो गया, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁷ कूलम। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो चार्ज का न्यूट्रॉन जीरो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसकी वैल्यू होती है प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और ये इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का वैल्यू। इरेज करते हैं इसको, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं चार्ज, अगला हेडिंग डालिए चार्ज। एक्चुअल में चार्ज है क्या, देखिए चार्ज का डिफिनेशन पहले। चार्ज इज द प्रॉपर्टी, देखिए चार्ज, देखिए चार्ज इज द प्रॉपर्टी, चार्ज आपकी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर, एसोसिएटेड विथ matter because of which, associated matter because of which matter shows, because of which matter shows electric and magnetic effect, electric and magnetic effect। तो हमने क्या कहा आपको कि चार्ज में एक प्रॉपर्टी है, चार्ज वाली कंडीशन क्या है आपकी, प्रॉपर्टी है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो किससे एसोसिएट होती है, मैटर से। अभी मैंने आपको क्या बताया, एटम्स, एटम्स क्या है आपका, मैटर है। मैटर क्या होता है, जिसके पास कुछ मास हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो। तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स के पास कुछ मास होता है, तो वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो क्या उसको मैटर कर सकते हैं। तो जो हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको जो तीन चार्ज मिले वो कहाँ से मिले आपको, एटम्स के अंदर थे।
कहाँ थे? एटम्स के अंदर। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों कहाँ से एसोसिएट हुए थे? मैटर से। वो सारी चीजें एटम्स के अंदर ही थी। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स थे वो सारे एटम्स के अंदर थे। तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ से एसोसिएट होंगे? मैटर से। क्या मैटर से चार्ज एसोसिएट हो सकता है? चार्ज आपका एसोसिएट होगा मैटर से, लेकिन मैटर से आपका चार्ज एसोसिएट हो सकता है। चार्ज से मैटर तो एसोसिएट नहीं होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि जो चार्ज होता है कहाँ से एसोसिएट होता है? मैटर से। कहाँ से? मैटर से। चार्ज से मैटर एसोसिएट नहीं हो सकता है। देखिए एक बार लिखते हैं, समझिए उसको। without matter charge cannot exist. Without matter charge cannot exist. इसको नोट पॉइंट डाल दीजिएगा। देखिए चलता है विदाउट मैटर, बिना मैटर। यही मान लीजिए हमारे पास एटम्स नहीं है। क्या है? एटम्स नहीं। तो क्या ये चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि एटम्स के ही अंदर आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो बिना मैटर के आपके चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है हमारा? कैन मैटर एग्जिस्ट विदाउट चार्ज? हमने क्या कहा आपको कि बिना मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब आपका जब तक मैटर नहीं है, यानी कोई एटम्स नहीं है, तो आपका चार्ज का होना पॉसिबल नहीं है। अगला मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि क्या मैटर एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के? अगर चार्ज नहीं है तो क्या मैटर आपका एग्जिस्ट कर सकता है? क्योंकि आपके जो चार्ज है वो तो मैटर से एसोसिएट होते हैं। इसे एसोसिएट हुए मैटर से। लेकिन आपके मैटर को चार्ज रहे या न रहे फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैटर तो आपका एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर होगा क्या? यस, इट इज पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है क्या कि जो न्यूट्रॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन, उसके पास तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मैटर में एग्जिस्ट करता है। चार्ज जो है उसके पास कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन पार्टिकल जो होता है, न्यूट्रॉन पार्टिकल, उसके तो चार्ज क्या होता है? जीरो। जो चार्ज और न्यूट्रॉन हो क्या था? जीरो। लेकिन इसके पास भी मैटर है, इसके पास मास होता है। क्या होता है? जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो है मास ऑफ प्रोटॉन की क्या होता है? बराबर होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम केजी में जाएगी। मास है तो किसमें आ जाएगा? केजी। मतलब इसके पास चार्ज नहीं रहते हुए भी ये आपका क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसके पास मास है। तो कहने का मतलब है कि बिना चार्ज के भी मैटर आपका एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन बिना मैटर के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये दो कंडीशन है। अब उस दोनों को नोट करें। और देखिए
आगे क्या है, क्या है? अब जो है आगे हम आपको एक चीज बताते हैं, उसको भी नोट पॉइंट में लिखिएगा। देखिए नोट पॉइंट क्या है, ये बेसिक स्टार्ट है। नोट पॉइंट देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एटम्स है, क्या है? एटम है। तो इस एटम के पास क्या क्या था? इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और एक आपका न्यूट्रॉन था। क्या था? न्यूट्रॉन था। ये तीन चीज थे। क्या थे? ये तीन चीज। अब जरा मेरी बात को सुनिए। पहला नोट पॉइंट क्या है? if number of electron, n क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो आपका np है, क्या है? np, इसको हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यदि आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो गए, अगर जितने इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं और जितने आपके प्रोटॉन्स के नंबर हैं, अगर ये दोनों आपके बराबर हो गए, तो यहाँ पे आपको नो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आपको कोई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जितनी संख्या इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही संख्या किसकी है? प्रोटॉन का। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो नेट चार्ज 0 होने की वजह से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपके चार्ज नहीं रहेंगे तो फिर वहाँ पे कोई करंट नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका पहला केस है। दूसरा केस क्या है आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये आपके ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ये ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा। ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। हो गया, मिटा दे इसको। आगे हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक, टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक साइंटिस्ट आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं।
कितने तरह पार्टिकल होते हैं? एक होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को इन्होंने ऐसे दिखाया, और ये हमारे हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो ये लाइन दिखाई दे रही है, क्या है? लाइन। तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ जा रही हैं? बाहर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? बाहर। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो कहाँ आ रही है? इसके तरफ आ रही हैं। पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है? बाहर। और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं? अंदर। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, यानी इस चार्ज से कहाँ जा रही है? दूर जा रही है, अवे जा रही है। और यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से कहाँ जाएंगी? दूर। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ आएंगी? उसी के तरफ आएंगी। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, उसमें इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, बेटा इसको नोट कर लीजिएगा इसको। अब आगे देखते हैं। हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं, क्या हैं? एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज ये हमारे क्या हैं? लाइक चार्ज बोल दे, क्या बोल दे? लाइक चार्ज, लाइक चार्ज बोले, या फिर इसी को कहते हैं अपोजिट चार्ज। तो लाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज होते हैं, ये क्या करते हैं? रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। और यहाँ पे अगर दो नेगेटिव चार्ज हो गए, दो नेगेटिव चार्ज, यानी ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? लाइक चार्ज। तो जब दो लाइक चार्ज हों, या वो दोनों लाइक चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, या वो दोनों चार्ज आपके नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो लाइक चार्ज बोले, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ अपोजिट चार्ज नहीं, सेम चार्ज होगा। यहाँ पे क्या होंगे?
सेम चार्ज होंगे, और लाइक चार्ज और यहाँ भी होगा सेम चार्ज। तो आपको देखने को मिलेगा क्या यहाँ पे, रिपेल टू ईच अदर, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर दो सेम पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दो सेम नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यानी कि सेम चार्ज या फिर इसी को लाइक चार्ज बोले, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी क्या करते हैं, अगर ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, मतलब यहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या होगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये हमारे कैसे चार्ज हैं, अनलाइक चार्ज है। कैसे हैं, अनलाइक चार्ज हो। यहाँ पे अगर आपके तो पॉजिटिव निगेटिव हो या फिर निगेटिव पॉजिटिव हो, तो अगर अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखिए, आगे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है अ सोप बबल, क्वेश्चन लिखिए आगे, अ सोप बबल इज गिवन। क्वेश्चन है हमारा, अ सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, अ सोप बबल इज गिवन टू नेगेटिव चार्ज, its radius will, its radius will, ऑप्शन 1 लिखिए, इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स अनचेंज लिख लीजिएगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड मतलब चेंज नहीं होगा, रिमेन्स अनचेंज, और ऑप्शन डी है आपका फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट, फ्लैक्चुएट है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है, उस सोप बबल को हम निगेटिवली चार्ज करते हैं, निगेटिव चार्ज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऐसे एक सोप बबल है, क्या है, सोप बबल है, ठीक है। इस सोप बबल को हमने निगेटिवली चार्ज किया, कैसे चार्ज किया, निगेटिवली, मतलब यहाँ भी निगेटिव, ऐसे पूरे निगेटिवली चार्ज कर दिया इसको। ये पूरा कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, क्या है, निगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास एक सोप बबल है और इस सोप बबल को हमने कैसा चार्ज किया, निगेटिवली चार्ज किया है। कैसे चार्ज किया है, निगेटिवली। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसकी रेडियस आपकी आर मान लेते हैं, तो बताइए कि इसकी रेडियस इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स अनचेंज या फिर फ्लैक्चुएट होगी। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इस निगेटिव को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक, और फिर मैंने इस निगेटिव को सेलेक्ट कर लूँ, कर लिया, और एक हमने यहाँ निगेटिव पार्टिकल को सेलेक्ट किया और एक हमने यहाँ, तो ये वाला जो है इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको, ड्यू टू सिमेट्री की वजह से ये वाला जो है इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर। ऐसे करते करते अपनी सब सिमेट्रिक के अनुसार क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
इंक्रीज किसकी वजह से होगा? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से, किसकी वजह से? रिपल्सन की वजह से, रिपल्सन की वजह से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर इसी शुभ बबल को हम पॉजिटिवली चार्ज कर दें तो इसी केस में रेडियस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? इंक्रीज ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहाँ भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल, जिसकी वजह से इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो आप किसी भी सोप बबल को पॉजिटिवली चार्ज करें या फिर उसको क्या करें? नेगेटिवली चार्ज करें, दोनों के केस में उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब इसमें नोट पॉइंट क्या है, एक जरा नोट लिखिए, बताते हैं आपको नोट क्या है। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखते हैं। पहला नोट पॉइंट, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो होती है फैराडे। क्या होती है? फैराड होता है। क्या होता है? फैराड। जो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड। और 1 फैराड इजकल टू होता है, 1 फैराड इजकल टू होता है 96,500 कूलम। 1 फैराड इजकल टू क्या हो जाएगा? 96,500 कूलम। ठीक। अब दूसरा पॉइंट आता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 3.36 इंटू 10 के पावर -10 कूलम। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट इजकल टू 3.36 इंटू 10 के पावर -10 कूलम। तो चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? फैराड। और 1 फैराड इजकल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। और जो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इजकल टू कितना होता है? 3.36 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। नोट कर लिया? इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है। अब देखिए जरा आगे बात कर लेते हैं हम। आगे हेडिंग डाली यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला हेडिंग लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यूनिट एंड डायमेंशन of electric charge
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का हमको यूनिट और क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे, याद होगा आपको 10th में, I इजकल टू डी क्यू बाई डी टी पढ़े थे। I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देखिए यहाँ पे I इजकल टू हो गया डी क्यू बाई डी टी। इस डी क्यू बाई डी टी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी क्यू को लिख सकते हैं आई डी टी, डी क्यू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू डी टी। तो ये हो गया डी क्यू इजकल टू आई डी टी। आई करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट किसे मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टाइम को मेजर करते हैं हम सेकंड में। किसमें, सेकंड में। तो चार्ज जो है, सॉरी डी क्यू जो है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। अब देखिए, अगर इसकी हम यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर सेकंड। अच्छा, और इसी को एक नाम दे दिया गया कूलम। क्या दे दिया गया, कूलम। एम्पियर सेकंड को क्या नाम दे दिया गया, कूलम। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा वो कितना हो जाएगा, डायमेंशन एम्पियर का ए ही रहेगा, और एस का क्या हो जाएगा, टी। क्या हो जाएगा, टी। तो डायमेंशन हो जाएगा इसका एम्पियर टी। ये से A1 टी के पावर 1, ये है डायमेंशन और ये है यूनिट। एम्पियर सेकेंड और डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर इंटू टाइम। या आगे हेडिंग डालिए, डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आगे डालिए डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम। मिटा देते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा। डिफाइन 1 कूलम। देखिए 1 कूलम क्या है। 1 कूलम का चार्ज हमको डिफाइन करना है, तो 1 कूलम को क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं। 1 कूलम को क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर का करंट किसी सर्किट के थ्रू, करंट किसमें फ्लो करेगा, सर्किट में। तो 1 एम्पियर का करंट अगर किसी सर्किट के थ्रू 1 सेकंड में जितना फ्लो करता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में सर्किट में कितना फ्लो करता है उसी को हम लोग कहते हैं 1 कूलम। तो लिखिए 1 कूलम, लिखिए 1 coulomb is defined as 1 coulomb is defined as whenever 1 ampere current, whenever 1 ampere current passing through circuit
passing through circuit in 1 second is called रहने दीजिए 1 सेकेंड, पहले 1 कूलम डिफाइन लिख ही दिए हैं तो क्या लिखना है, हो गया। ठीक है, तो हमने पहले स्टार्टिंग में क्या देखा इसमें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब चार्ज रेस्ट में था, चार्ज किस में था, रेस्ट में था, उसकी जितनी हम लोग स्टडी की वो सारे किस ब्रांच में आएंगे, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। उसके बाद हमने आपको बताया कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वही चार्ज आपका मोशन करेगा तो कैसा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, यानी उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो जब एक्सेलरेशन 0 होता तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो चीज़। और वही नॉन यूनिफॉर्म जब हो गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 3 चीज़ कर रहा था प्रोड्यूस। उसके बाद हमने आपको चार्ज के बारे में बताया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कि बिना मैटर के चार्ज आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, लेकिन चार्ज बिना मैटर के एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैटर बिना चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक, और हमने बताया कि पॉजिटिव चार्ज आपके एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया डायमेंशन और फिर ये जितने भी फिनोमिना थे। तो आज घर पे जाके सारे को क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसके आगे जो लेक्चर्स आएंगे अब उसके आगे कल से कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग इसी से पढ़ के आइएगा आगे। ठीक है, ओके।